सोचिए, एक इतना बड़ा देश जहां अनगिनत भाषाएं हैं, इतनी सारी संस्कृतियां, भारत जैसे देश को एक साथ जोड़कर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये आखिर होता कैसे है? चलिए, आज इसी पहेली के एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक हल को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं संघवाद। जरा सोचकर देखिए एक ऐसे देश के बारे में जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, लोगों का खान पान, उनका पहनावा, सब कुछ बदल जाता है। अब इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, इतनी विविधता को एक धागे में पिरोकर रखना कितना बड़ा काम होगा, है ना? और भारत इसी चुनौती का सबसे जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भारत की यही जो रंग बिरंगी विविधता है ना, भाषा की, धर्म की, अलग अलग इलाकों की, ये शासन चलाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। तो सवाल फिर वही है, वो कौन सा सिस्टम है, पावर को बांटने का वो कौन सा तरीका है जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़े रखता है? और इस बहुत बड़े सवाल का जवाब एक शब्द में छिपा है, संघवाद, जिसे हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो भारत जैसी डाइवर्सिटी को एक साथ फलने फूलने का मौका देता है। तो सवाल उठता है, ये संघवाद आखिर है क्या? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां कम से कम 2 लेवल होते हैं। एक सरकार जो पूरे देश के लिए है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी सरकारें होती हैं राज्यों के लेवल पर, जो अपने अपने इलाके का रोजमर्रा का कामकाज देखती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना 2 देशों का उदाहरण लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने क्या किया? उन्होंने अपनी भाषाई विविधता को संभालने के लिए संघवाद अपनाया, मतलब केंद्र और राज्यों में पावर को बांट दिया, और नतीजा, वहां शांति बनी रही। अब दूसरी तरफ है श्रीलंका। वहां है एकात्मक सिस्टम, मतलब सारी की सारी ताकत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये हम सब गृह युद्ध के रूप में देख ही चुके हैं। तो हर फेडरल सिस्टम की कुछ खास पहचान होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें कम से कम 2 लेवल की सरकारें होंगी। दूसरी, संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि किसके पास क्या पावर है, क्या काम है। तीसरी बात, कोई भी एक सरकार अकेले ही संविधान को नहीं बदल सकती। और सबसे जरूरी, एक आज़ाद अदालत होती है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो किसी भी झगड़े की सूरत में फैसला सुनाती है। ये सारे पिलर्स मिलकर ही ये पक्का करते हैं कि देश की एकता भी बनी रहे और अलग अलग क्षेत्रों की पहचान का भी सम्मान हो। अच्छा, अब ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये फेडरेशन आखिर बनते कैसे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो इनके बनने के 2 मेन रास्ते, या कह सकते हैं 2 मॉडल दिखाई देते हैं। पहला मॉडल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कई आज़ाद राज्य एक साथ आते हैं और मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और दूसरा मॉडल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी एकता बनाए रखने के लिए अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांट देता है। और भारत, स्पेन, ये सब इसी के उदाहरण हैं। चलिए फोकस करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में संघवाद असल में काम कैसे करता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इसकी जगह लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। लेकिन जैसा कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, भारत का जो पूरा का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है वो फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर ही टिका है। तो फिर ये काम का बंटवारा होता कैसे है केंद्र और राज्यों के बीच? इसके लिए हमारे संविधान ने 3 लिस्ट बनाई है। पहली है यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें आते हैं पुलिस, खेती जैसे सब्जेक्ट्स, जिन पर राज्यों को कानून बनाने का हक है। और एक तीसरी भी है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों के कानून में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अब जरा इस मैप को देखिए, जितने भी देश लाल रंग में दिख रहे हैं वो सब फेडरल देश हैं। अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत, दुनिया के कई बड़े और डाइवर्स देश इसी सिस्टम पर चलते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बड़े साइज और जबरदस्त विविधता को संभालने के लिए संघवाद एक बहुत ही कामयाब मॉडल है। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट, दुनिया के लगभग 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ऐसे हैं जहां फेडरल सिस्टम है,
सिर्फ 25। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि जिन देशों की आबादी बहुत ज्यादा है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, उनके लिए फेडरलिज्म कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, संविधान में नियम कानून बना देना एक बात है, लेकिन उनको जमीन पर असल में सफलतापूर्वक लागू करना वो बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जरिए फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे लाया गया। तो सवाल ये है कि भारत में संघवाद इतना कामयाब क्यों हुआ। इसका राज सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं है, बल्कि इसका असली राज छिपा है भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की स्पिरिट में, उसकी भावना में। ये जो हमारी डाइवर्सिटी की इज्जत करने की और साथ मिलकर रहने की जो इच्छा है ना, वही इस पूरे सिस्टम को असल में कामयाब बनाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भाषा के आधार पर राज्यों का बनना। जब 1950 के दशक में ये मांग उठी तो उस वक्त बहुत से नेताओं को डर लगा कि कहीं इससे देश टूट ना जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भाषा के आधार पर जो राज्य बने, उन्होंने देश को तोड़ने की जगह और ज्यादा मजबूती से जोड़ा। और तो और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत आसान हो गया। राज्यों के बनने के बाद भारत के सामने अगला बड़ा चैलेंज आया, भाषा का। सवाल ये था कि ठीक है, हिंदी को 40% भारतीय अपनी मातृभाषा मानते हैं, लेकिन बाकी 60% का क्या? तो फिर सिर्फ हिंदी ही क्यों? बंगाली या तेलुगु क्यों नहीं? क्या किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना सही होता? और इस मामले में भारत ने बहुत ही समझदारी भरा रास्ता निकाला। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। हाँ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा जरूर मिला, लेकिन साथ ही 22 दूसरी भाषाओं को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज का सम्मान दिया गया और सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल जारी रखकर एक बहुत बड़े भाषाई विवाद को होने से रोक लिया गया। यही जो हमारा फ्लेक्सिबल अप्रोच था ना, वही हमारी ताकत बना। फिर 1990 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू हुआ, कोalition सरकारों का, यानी गठबंधन सरकारों का युग। अब केंद्र में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। नेशनल पार्टियों को सरकार बनाने के लिए रीजनल पार्टियों का सहारा लेना ही पड़ता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? सत्ता की साझेदारी का, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर बना और स्टेट गवर्नमेंट्स की आज़ादी का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि संघवाद क्या है? ये सिर्फ सरकार चलाने का एक सिस्टम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक भरोसा है, एक विश्वास है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहचानें एक साथ शांति से रह सकती हैं और साथ मिलकर देश को आगे भी बढ़ा सकती हैं। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता का सबसे जीता जागता सबूत है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा कनेक्ट हो रही है, भविष्य में संघवाद का पलड़ा किस ओर झुकेगा? क्या शक्ति एक ज्यादा मजबूत केंद्र की ओर जाएगी या फिर ज्यादा स्वायत्त राज्यों की ओर?